माथुर निवास पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। वहां एक भव्य मंडप भी लगा था, जिसमें एक युवक शानदार शेरवानी पहने हुए बैठा था। हालांकि उसका चेहरा एक सेहरे से ढका हुआ था। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये युवक और कोई नहीं, अग्निवंशी परिवार का बड़ा बेटा श्रेष्ठ अग्निवंशी था, जिसकी शादी हो रही थी। लेकिन ये शादी उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसे इसके लिए मजबूर किया गया था। पंडित जी ने देव माथुर की ओर देखते हुए कहा, शादी का शुभ समय शुरू हो चुका है, कृपया कन्या को लेकर आएं। ये सुनकर देव माथुर ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, सीमा, नित्या को नीचे लेकर आओ। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया और ऊपर चली गई। कुछ देर बाद सीमा नित्या को मंडप में लेकर आई। नित्या ने घूंघट ओढ़ रखा था। पंडित जी के निर्देश पर सीमा ने उसे श्रेष्ठ के पास बैठा दिया। हालांकि नित्या मंडप में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फ्लैशबैक, शादी से 2 घंटे पहले नीरव माथुर निवास पहुंचा। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। नीरव को वहां देखकर देव माथुर उसके पास आए और बोले, अरे नीरव बेटा, तुम यहाँ, सब ठीक है? नीरव ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। सीमा ने देव की ओर देखा और फिर नीरव से कहा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। नीरव ने अपने माता पिता की ओर देखा और फिर सीमा से कहा, आंटी, पहले नित्या को बुलाइए। ये सुनकर देव माथुर ने थोड़ी बेचैनी से पूछा, नित्या को? क्या उसने कुछ किया है? नीरव ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं अंकल, पहले आप उसे बुलाइए। देव ने सीमा की ओर देखा और कहा, सीमा, नित्या को बुलाकर लाओ। सीमा नित्या के कमरे में दाखिल हुई, जहां नित्या शांत बैठी थी। सीमा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधे नित्या के पास जाकर उसके बाल कसकर पकड़ लिए। गुस्से से भरी सीमा बोली, अब तूने क्या किया है, जो नीरव अपने माता पिता के साथ यहाँ आया है? मैंने और तेरे पापा ने तुझे पहले ही समझा दिया था कि किसी भी हालत में उसे हाथ से मत जाने देना। फिर ये सब कैसे हुआ? नित्या ने दर्द से बिलबिलाते हुए बाल छुड़ाने की कोशिश की और कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता कि नीरव यहाँ क्यों आया है। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। सीमा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आंखें तररी और सख्त लहजे में बोली, सुन ले लड़की, अगर तेरी शादी अग्निवंशी खानदान के लड़के से नहीं हुई, तो तुझे हम किसी बूढ़े अमीर आदमी को बेच देंगे, और वह भी करोड़ों में। सीमा के शब्द सुनकर नित्या का दिल दहल गया। वो अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो टूटे दिल से बोली, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप सचमुच ऐसा कर सकती हैं? उसी समय दरवाजा खुला और देव अंदर आए। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए ठंडे मगर कठोर स्वर में कहा, सीमा जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। हमें तेरी परवाह नहीं है, हमें बस पैसे चाहिए। वैसे भी तुझे पढ़ाने लिखाने पर जितना खर्च हुआ है, उसका हिसाब अब तू ही चुकाएगी। अब चल, और याद रखना, अगर मंडप में कोई गलत बात कही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नित्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इतने क्रूर और स्वार्थी हो सकते हैं। कुछ समय बाद वे सब नीचे पहुंचे। देव ने नीरव के सामने नित्या को खड़ा करते हुए कहा, ये रही नित्या, अब बताइए, आपको इससे क्या बात करनी थी? सभी एक बंद कमरे में थे। नीरव ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि उनकी बातचीत बाहर कोई सुन न सके। नीरव की इस हरकत से केवल माथुर परिवार ही नहीं, बल्कि उसके माता पिता भी हैरान थे। नीरव धीरे धीरे नित्या के पास आया और शांत स्वर में बोला, नित्या, मुझे पता है ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके शब्द कमरे में गूंज उठे। ये सुनकर हर किसी का चेहरा फीका पड़ गया। पूरा माहौल जैसे स्तब्ध हो गया था। दक्ष जी, नीरव के पिता, ने धीरे धीरे खुद को संभालते हुए अपने बेटे से कहा, नीरव, तुमने ये क्या कह दिया? तुम्हें समझ भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? नीरव ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, डैड, मैं पूरी तरह होश में हूँ, और जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। मैं नित्या से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता ही नहीं। उसकी बात सुनकर नित्या की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर दक्ष जी और उनकी पत्नी नीरव को गुस्से से देख रहे थे। वहीं नित्या के माता पिता देव जी और सीमा जी
नीरव की इस हरकत पर नित्या को कसूरवार मानते हुए उसे नाराजगी भरी नजरों से घूर रहे थे। तभी अनिका जी, नीरव की मां, ने गुस्से से चीखते हुए कहा, नीरव, अपनी भाषा पर काबू रखो। तुम एक लड़की के बारे में इस तरह बात कर रहे हो, ये तुम्हारी परवरिश नहीं है। लेकिन नीरव अपनी मां की बातों को अनदेखा करते हुए नित्या की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखकर बोला, मॉम, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इसे मेरी पत्नी बनने के लायक बनाती है? ना क्लास है, ना स्टेटस, ये मिडिल क्लास लड़की मेरे लायक ही नहीं है। दक्ष जी का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उन्होंने नीरव पर चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। नीरव, अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो तूने हमें क्यों कहा था कि नित्या से शादी करना चाहता है? क्यों हमने उसके माता पिता से बात की? नीरव ने एक बार फिर अपनी अकड़ भरी आवाज में जवाब दिया, सॉरी डैड, लेकिन ये सब सिर्फ एक शर्त थी। मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया था और आप जानते हैं कि मैं किसी शर्त में हारता नहीं। नीरव की इस बात ने नित्या को अंदर तक झकझोर दिया। पहली बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कांपती आवाज में पूछा, शर्त? नीरव ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज थी। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी आईने में खुद को देखा है? तुम और मैं, हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। इस बातचीत ने नित्या का दिल तोड़ दिया। वहीं देव जी और सीमा जी, जिनके सपने नीरव की वजह से जुड़े थे, अब खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। नित्या को नीरव से कभी प्यार नहीं था, लेकिन बात ये थी कि नीरव ने ही अपने माता पिता के जरिए देव जी और सीमा जी से उसका हाथ मांगा था, सिर्फ अपने अहंकार और शर्त को जीतने के लिए। जब उस स्वार्थी और लालची दंपत्ति को अग्निवंशी परिवार का नाम यानी सोने की खान समझ में आया, वे तुरंत इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। नित्या को शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ 19 साल की थी और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके लालची माता पिता ने उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया। नित्या ने अनने मन से इस रिश्ते को स्वीकार किया, जबकि न तो उसे नीरव में कोई दिलचस्पी थी, न ही उसके परिवार में। नीरव द्वारा अपमानित किए जाने पर नित्या के दिल को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने कुछ भी कहने या प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक लिया। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके माता पिता उसकी और अधिक दुर्गति करेंगे। वो इस समय अपने माता पिता की क्रूरता के खिलाफ खड़ी होने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहकर सब कुछ सहने का फैसला किया। नीरव की बातें सुनने के बाद देव जी ने माथा रगड़ते हुए सोचा, अगर यह शादी टूट गई तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ये लड़की फिर से हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। मुझे हर हाल में इस शादी को बचाना होगा। चलो, अब अपनी नौटंकी शुरू करता हूँ। इसके बाद देव जी ने नकली आंसू बहाते हुए नीरव से कहा, बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुमने शादी से पहले मेरी बेटी को ठुकरा दिया तो इसे कौन अपनाएगा? मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। फिर मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। नित्या को अपने पिता के इस नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानती थी कि उसका पिता पैसे के लिए कितना गिर सकता है। दक्ष जी और अनिका जी ने जब देव जी की बातें सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। दक्ष जी ने देव जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा देव जी, आप चिंता न करें। नित्या की शादी तय समय और जगह पर ही होगी। दक्ष जी की बात सुनकर नित्या ने भी चौंक कर उनकी तरफ देखा। वहीं अनिका जी ने अपने पति से पूछा, पर कैसे? आपने सुना नहीं कि नीरव क्या कह रहा था? आप जानते हैं कि वो कितना जिद्दी है। ऐसे में कौन इस बच्ची से शादी करेगा? दक्ष जी ने नित्या के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और सभी से कहा, श्रेष्ठ। उनके बड़े बेटे श्रेष्ठ का नाम सुनते ही नीरव और अनिका जी हैरान रह गए। दूसरी ओर देव जी और सीमा जी की आंखों में एक अलग चमक आ गई। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने सोने की खान जीत ली हो। उनके मन की लालच साफ झलक रही थी। नित्या के लिए ये स्थिति पूरी तरह से उलझन भरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या क्या कहे। यहाँ तक कि उसे अपनी बात रखने का हक भी नहीं दिया गया था। उसके पास अपने माता पिता की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जब दक्ष जी ने बड़े बेटे श्रेष्ठ के बारे में बात की तो नीरव को जैसे झटका लगा। वो चौंकते हुए अपने पिता से बोला, भाई, डैड, आप होश में हैं? आप भाई को इस अनपढ़ लड़की के साथ कैसे बांध सकते हैं?
दक्ष जी ने नीरव की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बदनामी होने वाली है, इसका अंदाजा है तुम्हें? शादी के कार्ड बन चुके हैं, हर कोई जानता है कि तुम नित्या से शादी कर रहे हो। अगर यह शादी नहीं हुई तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, अग्निवंशी परिवार का सम्मान खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारी एक गलती का खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे और न ही इस लड़की को भुगतने देंगे। नीरव भी गुस्से से भर चुका था। उसने ताने मारते हुए कहा, तो आप भाई की शादी इससे करवा देंगे? क्या आप जानते हैं भाई इस शादी के लिए तैयार होंगे? ये लड़की भाई के गुस्से के सामने एक पल भी टिक नहीं पाएगी। आप इसे क्यों भाई के गुस्से और क्रोध के शेर के आगे फेंक रहे हैं? ये तो उनकी आंखों में देखना भी नहीं सह पाएगी। रहने दीजिए, इसे इसकी हालत पर छोड़ दीजिए। दक्ष जी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और देव जी की ओर देखते हुए बोले, आप बस बारात के स्वागत की तैयारी कीजिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। अब हमें जाना होगा, अगले 1 घंटे में हम अपने बड़े बेटे के साथ वापस आएंगे। इसके बाद दक्ष जी और अनिका जी वहां से चले गए। नीरव ने नित्या की ओर घृणा से देखते हुए कहा, भाई से शादी करोगी? मैं देखता हूं कि वह तुम्हें कैसे अपनाते हैं। तुम इस परिवार की नौकर बनने लायक भी नहीं हो, बहू बनना तो दूर की बात है, और मैं ये शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए वह वहां से चला गया। उसके जाते ही देवजी नित्या की ओर गुस्से से देखते हुए बोले, इतना अच्छा लड़का तुम्हें मुंह पर ठुकरा कर चला गया, कुछ तो शर्म करो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए देवजी ने नित्या के गाल पर थप्पड़ मार दिया और बोले, बोल, क्या किया है तूने? सहमति हुई नित्या ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन देवजी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए और गुस्से से कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। देवजी ने गुस्से में चाबुक उठाया और जैसे ही वे नित्या पर वार करने वाले थे, सीमा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ 1 घंटे में इसकी शादी होनी है, और ऐसे में हम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। देवजी ने गुस्से से उनकी ओर देखा, लेकिन सीमा जी ने बात जारी रखी, हाँ, नीरव ने इससे शादी करने से मना कर दिया है, लेकिन दक्ष जी ने कहा है कि उनका बड़ा बेटा इससे शादी करेगा। अगर वह इससे शादी कर लेता है तो यह अग्निवंशी परिवार की बड़ी बहू बन जाएगी। सोचिए, तब हमें कितना फायदा होगा। नीरव तो अभी सिर्फ एक कॉलेज का लड़का है, लेकिन उनका बड़ा बेटा पूरे परिवार का कारोबार संभालता है। जब यह उनकी पत्नी बनेगी तो हम भी उस दौलत में हिस्सा बटोरेंगे। सीमा जी की बातों ने देव जी को जैसे होश में ला दिया। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई और उन्होंने वहीं चुपचाप रुक जाने का फैसला किया। ये देखकर नित्या ने राहत की सांस ली। इसके बाद सीमा जी ने नित्या की ओर सख्त नजरों से देखते हुए कहा, अब देर मत कर, जा और जाकर तैयार हो जा। इस वक्त नित्या मंडप में बैठी थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और माहौल गंभीर था। नित्या और श्रेष्ठ दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। नित्या के मन में उथल पुथल थी, सवालों का अंबार था, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। उसके सामने हवन कुंड की जलती हुई अग्नि मानो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये शादी मेरे लिए किसी आग की तरह है जो मुझे अंदर से जला रही है। यह मजबूरी है, और श्रेष्ठ भी शायद अपनी मर्जी से नहीं, किसी दबाव में यहाँ बैठे हैं। नित्या की सोच गहरी हो गई। उसने अपने हाथों की ओर देखा और उसे याद आया कि उसने अपनी किताबों में जबरदस्ती की शादियों के बारे में पढ़ा था। शायद मेरे पति भी मुझे यातनाएं देंगे। जब मेरे अपने माता पिता ने मेरी परवाह नहीं की, तो श्रेष्ठ से क्या उम्मीद। उसकी आंखों से आंसू बहे निकले, जिन्हें उसने अपनी मुट्ठी में समेट लिया। वह अपने भाग्य को कोसते हुए सोचने लगी, शादी से पहले भी मुझे प्यार नहीं मिला और शादी के बाद भी नहीं मिलेगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद और प्यार से खाली है। दूसरी ओर श्रेष्ठ के मन में भी उथल पुथल चल रही थी। हवन कुंड की आग को देखते हुए वह अपने भाग्य पर विचार कर रहा था। एक पल में मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, उसने सोचा। फ्लैशबैक, श्रेष्ठ अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब उसके पिता दक्ष जी का फोन आया। श्रेष्ठ, मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है, घर अभी आओ। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर श्रेष्ठ ने पूछा, क्या बात है डैड, सब ठीक तो है? कुछ गंभीर है?
जल्दी आओ, दक्ष जी ने कहा। श्रेष्ठ ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। उसने अपना ब्लेजर उठाया और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर उसका ड्राइवर और गार्ड्स तैयार खड़े थे। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, वो राजा की तरह शेड्स लगाकर गाड़ी में बैठ गया। अग्निवंशी मैंशन श्रेष्ठ जब घर पहुंचा तो देखा कि घर सजा हुआ है और मेहमानों की भीड़ लगी हुई है। माहौल उत्सव जैसा था, लेकिन उसके माता, पिता और भाई चिंतित नजर आ रहे थे। उसका इंतजार जैसे उसी पल खत्म हुआ। जैसे ही श्रेष्ठ घर के अंदर आया, एक लड़की तेजी से उसकी ओर बढ़ी। वो उसे गले लगाने ही वाली थी कि श्रेष्ठ ने उसे ठंडी और कठोर नजरों से घूरते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तारिका, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ गेस्ट हो। श्रेष्ठ की धमकी भरी आवाज सुनते ही तारिका डरकर वहां से भाग गई। इसके बाद वो अपने पिता दक्ष जी की ओर बढ़ते हुए बोला, हाँ डैड, बताइए, ऐसा क्या जरूरी था कि आपने मुझे फौरन बुलाया? दक्ष जी कुछ कहने ही वाले थे कि अनिका जी ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर ले जाते हुए बोली, यह सबके सामने नहीं, श्रेष्ठ। यह मामला थोड़ा संवेदनशील है, जिसे हम सबके सामने नहीं कह सकते। उनके पीछे दक्ष जी और नीरव भी कमरे में आ गए और दक्ष जी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर का माहौल गंभीर था। श्रेष्ठ ने अपने माता, पिता के चेहरों पर तनाव और नीरव के चेहरे पर डर साफ देखा। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा, अब बताइए, ऐसा क्या हुआ है जो आप सब इतने परेशान हैं? दक्ष जी ने भारी मन से बोलना शुरू किया, श्रेष्ठ, असल बात यह है कि। इसके बाद उन्होंने पूरी स्थिति समझाई। पूरी बात सुनने के बाद श्रेष्ठ कुछ पलों के लिए चौंका और फिर उसने नीरव को घूरते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं नीरव की जगह मंडप में बैठूं और उस लड़की से शादी कर लूं? यह असंभव है, डैड। इस पर नीरव तुरंत बोला, भाई, मैंने भी यही कहा था, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। श्रेष्ठ ने उसकी बात सुनी और गुस्से में आकर उसे जोरदार घूंसा जड़ दिया। नीरव का जबड़ा तिरछा हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। श्रेष्ठ, जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, का एक पंच ही भारी हथौड़े के वार जैसा था। दर्द से कराहते हुए नीरव ने घबराई आवाज में पूछा, भाई, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? श्रेष्ठ ने और एक पंच मारते हुए गुस्से में कहा, तू चाहता है कि तेरी इस बेवकूफ़ी के बाद मैं तेरी तारीफ करूं? क्या तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? एक मूर्खतापूर्ण शर्त के लिए तूने ऐसा घिनौना कदम उठाया? नीरव सिर झुकाए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता और मैं आपको भी ऐसा करने से रोकना चाहता हूँ। इस पर दक्ष जी नीरव पर गुस्सा करते हुए बोले, तुमने जो किया वो काफी नहीं था क्या, जो अब तुम श्रेष्ठ को भी भड़का रहे हो? फिर उन्होंने बेबस होकर श्रेष्ठ की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम जानते हो कि अग्निवंशी परिवार की प्रतिष्ठा और पहचान को बनाए रखने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। अगर यह शादी नहीं हुई तो न सिर्फ हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। ये कहते हुए दक्ष जी ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। ये देखकर श्रेष्ठ और नीरव दोनों चौंक गए और अनिका जी अपनी नम आंखों से अपने पति को देखने लगी। दक्ष जी ने अपनी भीगी आंखों से श्रेष्ठ की ओर देखते हुए कहा, श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नित्या से शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर अनिका जी हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, दक्ष, आप क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं? दक्ष जी ने अनिका की ओर पलटते हुए जवाब दिया, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। शादी के कार्ड्स हमारे रिश्तेदारों और क्लाइंट्स तक पहुंच चुके हैं। अगर ये शादी रद्द हुई तो वजह चाहे जो भी हो, बदनामी हमारी ही होगी। मैं अपनी इज्जत का मटियामेट नहीं देख सकता। श्रेष्ठ ने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, डैड, आप परेशान मत होइए, मैं नित्या से शादी कर लूंगा। ये सुनकर दक्ष जी ने उसे गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, थैंक यू बेटा। अनिका जी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। जहां परिवार के बाकी लोग इस फैसले से खुश थे, वहीं नीरव का चेहरा फक पड़ चुका था। वह गुस्से से श्रेष्ठ को घूरते हुए बोला, भाई, क्या आप पागल हो गए हैं? उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गए? श्रेष्ठ ने अपनी गहरी और खतरनाक आवाज में जवाब दिया। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने शादी से मना कर दिया, अब जो मैं करूंगा
उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और याद रखना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इसके साथ ही श्रेष्ठ कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते उसने मन ही मन कहा, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम जलोगे, रोओगे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। फ्लैशबैक समाप्त। मंडप में किसी को नहीं पता था कि सेहरे के पीछे कौन है, लेकिन नित्या जानती थी कि वो नीरव नहीं बल्कि श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे से दूर अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे, फिर भी पंडित जी के कहने पर रस्में पूरी कर रहे थे। कुछ देर बाद शादी संपन्न हुई और विदाई का समय आ गया। नित्या को बाकी दुल्हनों की तरह विदाई पर रोना नहीं आ रहा था। उल्टा वो इस घर से छुटकारा पाने की खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन इस खुशी के साथ उसके मन में ये खटास भी थी कि उसके पति से उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। वो अपनी उदास सोचों के साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में श्रेष्ठ भी आकर उसके बगल में बैठ गया। गाड़ी चलने लगी। श्रेष्ठ ने गाड़ी में मौजूद पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे ड्राइवर को पीछे कुछ दिखाई या सुनाई न दे। नित्या का ध्यान अब भी उसके कांपते हाथों पर था। श्रेष्ठ का प्रभावशाली और ठंडा व्यक्तित्व उसे डरा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि श्रेष्ठ ने उसके हाथ थाम लिए हैं। उनके गर्म स्पर्श से नित्या की सांसें रुक सी गईं। वह अभी अपने सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि श्रेष्ठ की गहरी और गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी, मुझे देखो, शुगर। श्रेष्ठ नित्या के इतने करीब था कि उसके होंठ नित्या के कान के पास हल्के से छू रहे थे। इस स्पर्श से नित्या के पूरे शरीर में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। वो अपने तेजी से धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसकी नजर श्रेष्ठ के चेहरे पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गई। उधर जब श्रेष्ठ की नजर नित्या के मासूम और खूबसूरत चेहरे पर गई, तो उसके होठों से सहज ही निकला, खूबसूरत। नित्या के लिए ये पल और भी चौंकाने वाला था। जब उसने श्रेष्ठ का चेहरा ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें विस्मय में फैल गईं। ये तो नीरव से कई गुना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, वो मन ही मन सोचने लगी। श्रेष्ठ के आकर्षक व्यक्तित्व के सामने नीरव फीका लग रहा था। अपने सामने इतने चार्मिंग इंसान को देखकर नित्या का मन आश्चर्य और उलझन से भर गया। उसने खुद से कहा, हे भगवान, यह क्या है? मुझे नहीं पता था कि उस मूर्ख के भाई इतने हॉट और करिश्माई होंगे। ये तो मेरी किस्मत खुल गई। लेकिन क्या ये मुझसे नफरत नहीं करते, क्योंकि इन्हें मेरी वजह से जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधना पड़ा? नित्या अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे आसपास की सुध नहीं रही। तभी श्रेष्ठ की गहरी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी, क्या हुआ, शुगर? क्या सोच रही हो? नित्या ने अनजाने में अपनी पलकों को झपकाते हुए उसकी ओर देखा और तुरंत जवाब दिया, यही कि आप मुझसे नफरत तो नहीं करते, क्योंकि मेरी वजह से आपको इस जबरदस्ती के बंधन में बंधना पड़ा।